अपने घर पे सोफे पे बैठ के दूर की रिश्तेदार अमृता के साथ बैठकर शारदा गपशप लगा रही थी। ठीक उसी दौरान ससुर जी प्रसाद हाथ में ब्रीफकेस लेके और बेटा फाइल लेके शारदा के पास हॉल में आते हैं। शारदा, मैं और बेटा तिन्नापुर शॉपिंग मॉल के तरफ जा रहे हैं। काम खत्म करके लौट आएंगे, तुम लोग ठीक से रहना। ऐसा कहकर दोनों बाहर निकल आते हैं। फिर आके गाड़ी पे बैठते हैं। रमेश गाड़ी चलाने लगता है। ठीक उसी वक्त नरसिम्हा नाम का एक आदमी तिनापुर के नए शॉपिंग मॉल में वॉचमैन के तौर पे वहाँ पे काम कर रहा होता है। नरसिम्हा प्रसाद के बहुत अच्छे दोस्त थे और बहुत वफादार भी थे। यही भरोसे के साथ सोचा गया कि अच्छा ही होगा अगर नरसिम्हा को शॉपिंग मॉल की देखभाल करने की जिम्मेदारी दे दिया जाए तो। उसके रहने के लिए एक घर का भी बंदोबस्त किया गया। उसकी एक विवाह योग्य अनामिका नाम की बेटी थी। जब दोनों के बीच शादी को लेकर तर्क वितर्क चल ही रहा था, तभी प्रसाद की गाड़ी आके रुकती है और हॉर्न बजाती है। हॉर्न की आवाज सुन के तुरंत नरसिम्हा प्रसाद की गाड़ी के पास आते हैं। क्या नरसिम्हा, काम कैसा चल रहा है? सब प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। बातचीत करते करते वो दोनों बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और रमेश वहाँ के वर्कर से बातचीत करने लगता है। तभी अचानक नरसिम्हा ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। प्रसाद, रमेश, अनामिका ऊपर से नीचे भाग के आते हैं जहाँ नरसिम्हा गिर गए थे। अनामिका पिताजी कहकर चिल्लाती है और रोने लगती है। रमेश जल्दी से उन्हें गाड़ी में बैठाता है और पास के ही अस्पताल में ले जाता है। डॉक्टर उनकी जांच पड़ताल करते हैं। फिर इन लोगों से मिलकर वो बताते हैं कि वो कोमा में चले गए हैं। अनामिका जो ये सुनकर रोने लगती है, प्रसाद उन्हें समझाते हैं और उसी वक्त सभी के सामने वो रमेश और अनामिका की शादी करवा देते हैं। अरे नरसिम्हा, मेरी जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान दे दी। अनामिका को लेकर परेशान मत हो, आज से वो मेरी बहू है। यहाँ तुम और घर पे अनामिका दोनों ही मेरी आंखों की मोती हो। डॉक्टर साहब, पैसों को लेकर चिंता मत कीजिए, इसे जिंदा रखिए। जितने पैसे लगेंगे मैं भिजवा दूंगा। ठीक है सर, लेकिन कोमा से ये जितना जल्दी बाहर निकल आए उतना अच्छा रहेगा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ये सब बातचीत के बाद प्रसाद अनामिका और रमेश को साथ लेकर गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो सब घर पहुँच जाते हैं। गले में हार पहने हुए रमेश और अनामिका को देखकर बड़ा ही शौक हो जाती है शारदा। फिर प्रसाद पूरी बात बताते हैं। ये सब सुनकर अमृता को अब वहाँ पे रुकना गवारा नहीं लगा। वो गुस्से से शारदा को देखती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब हो गया शारदा, अगर आज तुम्हारा पति सामने खड़ा है तो अनामिका के पिता की वजह से, नहीं तो। उनकी बात खत्म होने से पहले ही शारदा बीच में घुस के कहने लगी, अरे ऐसी बातें ना कहिए, आप सुरक्षित हैं, यही मेरे लिए काफी है। बहू डरो नहीं, परेशान मत हो, तुम्हारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। इस तरह कहकर अनामिका को आरती दिखाकर उसका नजर उतारा जाता है। उस दिन से उस घर में बहू के तौर पे अनामिका की नई जिंदगी की शुरुआत होती है। लेकिन जान पहचान की अमृता से शादी ना होकर एक अनजान लड़की उसके घर में बहू बन के आई है। ये सोच सोच कर शारदा को बड़ा गुस्सा आ रहा था। बस दिखाने भर के लिए वो बाहर से हंस रही थी। सिर्फ खाना पकाना और घर का काम ही नहीं, वो अनामिका से हर एक काम करवाने लगी। ऐसा तक कि वो नौकरानियों को हटा के अनामिका के साथ नौकरानियों जैसा बर्ताव करने लगी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे, लेकिन अनामिका घर का काम काज करते करते बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन वो कहती है, सासू माँ, आप मुझे परेशान करने के लिए घर का सारा काम मुझी से करवा रही है ना? अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको किसी तरह की परेशानी हो। बताऊंगी बहू, पर वादा करो जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करोगी। ऐसा कहकर शारदा अनामिका के सामने हाथ बढ़ाती है। अनामिका भी बिना कुछ सोचे समझे शारदा के हाथ पर हाथ रख के उन्हें वादा कर देती है। तो फिर सुनो बहू, तुम इस घर में बहू बन के आई, ये बात मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे मेरी रिश्तेदार अमृता बहुत पसंद थी। मुझे लगा था वही मेरी बहू होगी। वो इस घर में बहू बन के आती कि तुम इस बीच में आ गई। ये सब सुनकर अनामिका के आंखों में आंसू आ जाते हैं। शारदा देखती है, फिर भी बिना दया के भाव से कहने लगती है, तुम्हें घर से बाहर निकाल के मैं बेटे के सामने बुरा नहीं बनना चाहती। अब तुम ही कुछ ऐसा करो कि वो तुम्हें छोड़ दे। उसके लिए तुम्हें कुछ तोड़ना फोड़ना हो मैं सह लूंगी। अगर तुम इस घर को छोड़ के नहीं गई
तो तुम्हारे अस्पताल के पिताजी के पास मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, याद रखना। इस तरह से कहकर शारदा अनामिका को धमकी देती है। उस दिन के बाद से हर छोटी छोटी चीज के लिए अनामिका को जब भी मौका मिलता है वो रमेश से लड़ने लगती है। एक दिन वो कहती है यहाँ सासू माँ के लिए आजादी नहीं है, इसीलिए वो ये घर छोड़ के जाना चाहती है और कपड़े बांध लेती है। वहाँ से वो पिताजी के अस्पताल के पास एक छोटा सा कमरा भाड़े पे ले लेती है। उसे ये भी नहीं पता था कि वो क्या काम करेगी। तभी घर के सामने एक चक्की वाला पत्थर देख के उसे एक तरकीब सूझी। वो जल्दी से उस पत्थर को उठा ले आई और सभी से कहने लगी कि जिसे जो पिसवाना हो वो पिसवा सकते हैं। जानने के बाद आसपास के लोग उसे चावल दाल पीसने के लिए देने लगे। उससे जो पैसे मिलते थे उसी से वो अपने पिताजी का देखभाल कर रही थी और जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही थी। एक दिन अमृता को साथ लेके शारदा उसके नए कपड़े खरीदने गई। जाने के दौरान वो अनामिका को देखती है। अमीर सासू माँ गाड़ी लेके अनामिका के पास आती है और प्लास्टिक में भरा हुआ कुछ कपड़े अनामिका की तरफ फेंकती है। नौकरानियों के लिए लाया था, बीच रास्ते में तुम देख गई, इसे ले लो। ऐसा कह के वहाँ से वो चली जाती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अनामिका इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है। इस बात से रमेश और प्रसाद बहुत दुखी थे। इधर शारदा और अमृता घर लौट आती है। अनामिका की गरीब जिंदगी को लेकर वो चर्चा कर रही होती है। वो सारी बातें प्रसाद और रमेश सुन लेते हैं। प्रसाद शारदा के साथ मारपीट करते हैं और सच कहने के लिए मजबूर कर देते हैं। तब जाके शारदा अनामिका और शारदा के बीच के वादा के बारे में बताती है। सुन लो माँ, अगर अनामिका यहाँ नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। मैं अनामिका के पास जा रहा हूँ। बेटा रमेश, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो, मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकता जो एक खुद महिला होकर महिला का सम्मान नहीं करती। मैं चाहता हूँ तुम और अनामिका हमेशा खुश रहो, जिसकी पिताजी ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। चलो बेटा, चलो चलते हैं। ऐसा कहकर रमेश और प्रसाद घर से जाने ही वाले थे कि शारदा को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो प्रसाद और रमेश को जाके रोकती है, उनसे माफी मांगने लगती है। वो खुद उन दोनों के साथ गाड़ी में बैठ के गरीब बहुरानी अनामिका के पास जाती है। वहाँ जाके वो गरीब बहुरानी अनामिका को अपने साथ घर वापस ले आती है और तब से अनामिका के साथ प्रेम भाव से जीवन व्यतीत करने लगती है। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 6 महीने की बच्ची रो रही थी। उसकी माँ अनामिका उसे एक सतह जगह पर कंबल के ऊपर सुला देती है। तभी सासू माँ शारदा वहाँ पर आकर कहने लगती है, क्या हुआ बहू, ये ऐसे क्यों रो रही है? लगता है माँ जी इसे भूख लगी थी, इसे दूध पिलाना होगा। कैसी किस्मत है, अपने कोख में 9 महीने रखने के बाद 13 घंटे दर्द सहकर इसे पैदा की हो, उसके बाद अपना दूध नहीं पिला पा रही हो। ये बच्ची डब्बे का दूध पी रही है। ये बात सुन के उदास होकर अनामिका रोने लगती है। उसे रोते देख तब सासू माँ कहती है, अरे बहू, तुम्हें तकलीफ देने के लिए नहीं कहा था। एक माँ दूध पिलाकर ही अपना पूर्ण मातृत्व का एहसास करती है। मैं इस बात से दुखी थी कि भगवान ने तुम्हें ये मौका नहीं दिया। क्या करूँ मैं माँ जी, लगता है किसी जन्म का ये पाप है, उसी का फल भुगतना पड़ रहा है, तभी तो इस बात को लेकर इतनी तकलीफ है। ठीक है बहू, डब्बे का दूध ले आओ। शारदा के कहने पर आंसू पोंछकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। फिर बच्ची को देखकर शारदा कहने लगती है, ओह मेरी गुड़िया, क्या हुआ, भूख लगी है? अभी तुम्हारी मम्मी दूध लेकर आ रही है, तुम दूध पी लेना। शारदा जब ऐसा कह ही रही थी तभी उसने देखा सारे गांव वाले परेशान होकर भागते हुए जा रहे हैं। भागम दौड़ी देखकर शारदा भी परेशान हो गई और घर से बाहर निकल आए। भागती हुई परेशान श्री लक्ष्मी का हाथ पकड़ के उसने पूछा, अरे श्री लक्ष्मी, रुको रुको, इतनी परेशान होकर सब भागम दौड़ी क्यों कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं सब? अरे दीदी, मुझे रोकिए मत, जाने दीजिए, पता नहीं वो कहाँ से आ जाए और किसे शिकार बना ले। मुझे जाने दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए। इस तरह से श्री लक्ष्मी डर के मारे कहने लगती है, अरे पहले तुम थोड़ा शांत हो तो। ऐसा कह रही हो जैसे मानो कोई शेर गांव में घुस आया है। अरे दीदी, तुमने सही कहा है, एक बड़ा सा बाघ इस गांव में घुस आया है। जो सामने दिख रहा है उसे शिकार कर रहा है। तुम भी भाग के अपनी जान बचाओ। ऐसा कह के बलपूर्वक श्री लक्ष्मी शारदा के हाथों से अपना हाथ छुड़ा लेती है। तब तक एक बड़ा सा बाघ दहाड़ते हुए वहाँ पे आ जाता है।
बाघ के दहाड़ने की आवाज सुन के शारदा भी श्रीलक्ष्मी का हाथ छोड़ देती है। श्रीलक्ष्मी वहाँ से भाग जाती है। वो बाघ श्रीलक्ष्मी के पीछे पीछे भागने लगता है। शारदा को जब एहसास होता है तो वो भूल जाती है कि पोती बाहर लेटी हुई है। उसे वहाँ छोड़ के ही वो भाग के घर के अंदर जाके दरवाजा लगा लेती है। तब तक अनामिका डब्बे का दूध बना के लेकर आ ही रही थी। दरवाजे के सामने परेशान सासू माँ को देखकर वो भी बहुत परेशान हो जाती है। अरे माँ जी, बच्ची कहाँ है? जैसे ही अनामिका पूछती है तो शारदा को याद आता है, अरे बच्ची तो बाहर लेटी हुई है। ये सोचकर वो रोते रोते कहने लगती है, अरे बहू, मैं भूल ही गई, शेर आया है। ये सुनने के बाद डर के मारे मैं जान बचा के घर पे आ गई और बच्ची को वहाँ से लाना मैं भूल गई। आपके पास दिमाग है? आप डर गए कि शेर आया है और बच्ची को आप वहीं छोड़ आ गई। हाय भगवान, मेरी बच्ची। ऐसा कह के अनामिका दरवाजा खोल के बाहर निकल आती है। देखती है बाघ बच्ची के पास आ ही रहा है। वो देखता है बच्ची रो रही है। शेर बच्ची के पास आके बच्ची का फ्रॉक मुंह में दबाकर उसे लेकर भागने लगता है। उसके घर के पास जमीन पे ही एक मजबूत लकड़ी की छड़ी पड़ी हुई थी। उसे उठाकर अनामिका बाघ के पीछे भागने लगती है। हाय भगवान, ये बाघ मेरी बेटी को लेके जा रहा है। मुझे उससे बचाना ही होगा। किसी भी तरह से मैं उससे लड़ूंगी और मैं अपनी बेटी की जान बचाऊंगी। ऐसा कहकर अनामिका शॉर्टकट रास्ते से भागने लगती है। ये सब देखकर शारदा भी बहुत परेशान हो जाती है। आप लोग परेशान मत होइए, मेरी बहू शेर का पीछा करते हुए गई है। वो शेर मेरी पोती को उठा ले गया है। आप लोग कहीं मत जाइए, अपने अपने घर पे ही रहिए। शारदा की बातें सुन के जो लोग भाग रहे थे वो थोड़े निश्चिंत होते हैं। अनामिका छड़ी लेके बिल्कुल जंगल में प्रवेश करने से पहले ही बाघ के सामने जाके खड़ी हो जाती है। बाघ बच्ची को नीचे गिरा के अनामिका को गुस्से से देखने लगता है। अनामिका लेकिन बिल्कुल डरी नहीं। उसने अपने हाथों में वो मोटी सी छड़ी कस के पकड़ रखा था, लेकिन उधर जमीन पे गिरते ही बच्ची रोने लगती है, जिस वजह से अनामिका का माँ का दिल पिघल जाता है। अनामिका अपना आंसू पोंछती है और पूरा ध्यान वो बाघ पर लगाती है। वो बाघ अनामिका के ऊपर आक्रमण करने के लिए कूदने ही वाला था। अनामिका भी बहुत ही चालाकी के साथ उस मोटी सी छड़ी से शेर पे जोर से वार करती है, जिस वजह से बाघ जाके जमीन पे गिरता है। अनामिका भी देर ना करते हुए जल्दी से अपनी बच्ची जो कि जमीन पे पड़ी हुई थी उसे उठा लेती है और उसे चुप कराने की कोशिश करती है। मेरी गुड़िया, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं आ गई हूँ ना। मैंने शेर को जोर से मारा, जल्दी उठेगा नहीं, तब तक हम घर पहुँच जाएंगे। जब वो कह रही थी तब तक वो जमीन पे पड़ा हुआ बाघ को होश आ जाता है और वो गुस्से से देखने लगता है अनामिका को, जो बच्ची को गोद में ले रखी थी। शेर की दहाड़ने की वजह से डर के मारे अनामिका की बेटी रोने लगती है। जब बाघ इस तरह से अनामिका को देख रहा था तब अनामिका मन ही मन सोचती है, देख के तो यही लग रहा है ये मेरी जान लेके रहेगा, मैं क्या करूं? अनामिका चारों दिशा देखने लगती है। फिर थोड़ी दूर देखकर अनामिका को एक तरकीब आती है। बाघ अपना मुंह खोल के अनामिका के ऊपर आक्रमण करने के लिए कूदने ही वाला था। अनामिका बहुत ही चालाकी के साथ एक पत्थर उठा के बाघ के मुंह में डाल देती है। फिर वो पत्थर बाघ के गले में अटक जाता है और वो उसे निकालने की कोशिश में लग जाता है। मौका देखकर अनामिका बच्ची को गोद में लेकर भागते हुए पास के अस्पताल में जाती है। डॉक्टर परीक्षा करके देखते हैं बच्ची के सर पे चोट लगी है और उसके लिए दवाइयाँ लिख देते हैं। बच्ची अभी खतरे से बाहर है, ये दवाइयाँ दीजिए। डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं। अनामिका अपनी प्यारी सी बच्ची को गोद में लेकर घर लौट आती है। घर पे प्रसाद और रमेश को ये बात पता चलते ही शारदा पे वो गुस्सा करने लगते हैं। शारदा बहुत रोती है, पर पूरे गांव वाले अनामिका के इस साहसिकता की बहुत प्रशंसा करते हैं। फिर एक दिन सभी लोग मिलके अनामिका को सम्मानित करते हैं। तब से अनामिका अपनी बेटी का ख्याल रखती है और खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।